नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शक्तिशाली होना शांति की पहली शर्त है, क्योंकि ताकत ही सामने वाले दुश्मन को हिमाकत से रोकती है। भारत भी इसी राह पर चल रहा है, लेकिन किसी ने गुस्ताखी की तो उसे अपने ब्रह्मास्त्र की तरह अचूक अस्त्रों से तबाह करने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी झलक दिखी और अब तो भारत के तरकश में एक दो नहीं बल्कि कई ब्रह्मास्त्र शामिल हो रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जी हां, भारत के डिफेंस क्षेत्र के दम ने, हमारे अस्त्रों ने, हमारे हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत में निर्मित तमाम हथियार अपने पराक्रम से दुश्मन को तो चित कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत की डिफेंस क्षेत्र में बढ़ती धाक को भी बता रहे हैं। शो में हम चर्चा को आगे ले जाएंगे, कई पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रक्षा मंत्रालय का ये जो स्क्रीन के एक हिस्से में ट्वीट है उसे गौर से पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2013-14 में जहां डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ रुपए था, वो 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। यानी इन वर्षों में 34 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2024-25 में अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो इसने 15,233 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया रक्षा क्षेत्र में, जबकि पीएसयूज यानी डिफेंस क्षेत्र की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने 8,390 करोड़ के आसपास निर्यात किया। खास बात यह रही कि डिफेंस पीएसयूज के एक्सपोर्ट में लगभग 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और डिफेंस एक्सपोर्ट की मंजूरियों में, यानी उनके जो स्वीकार उन्हें किया गया एक्सपोर्ट में, उनमें 17% की बढ़ोतरी हुई और एक्सपोर्ट्स की संख्या में लगभग 17.5% का उछाल देखा गया। भारत अब लगभग 80 देशों को डिफेंस के उपकरण निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और इसका लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात को हासिल करने का है। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी धाक जमा रहा है। यही नहीं, हालिया ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी तैयारियों और हमारे अस्त्रों का दम भी दिखा दिया। आज भारत के इसी डिफेंस के दम को परखेंगे, समझेंगे कि कैसे बदल रही है डिफेंस सेक्टर की तस्वीर। नया भारत अब प्रहार के कौन कौन से अस्त्रों से दुश्मनों को दहला रहा है। चलिए, आज की चर्चा में जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है और ये पैनल अपने अपने क्षेत्र में माहिर है और इन सभी ने जो है अपने योगदान, अपने तमाम इनपुट से, इनसाइट से भारत के रक्षा क्षेत्र के बारे में हमेशा मार्गदर्शन किया है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा साहब हैं, ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और फिलहाल सीनियर साइंटिस्ट और जॉइंट डायरेक्टर हैं डीआरडीओ में। बहुत बहुत शुक्रिया वीएन सर, आप चर्चा में शामिल हुए, अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ सनत कौल साहब सर हैं और सनत सर हमेशा से हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहे हैं, चेयरमैन हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ एविएशन, एरोस्पेस एंड ड्रोन्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सनत सर आपका भी हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ इस खास चर्चा में जो है वो अग्निश्वर जयप्रकाश साहब भी जुड़ रहे हैं, फाउंडर और सीईओ हैं गरुड़ा एरोस्पेस से। अग्निश्वर, अच्छा लग रहा है आपसे भी चर्चा में आज शामिल होते हुए और अलग क्षेत्र में आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीएन झा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आंकड़े मैंने रखे, हमारे अस्त्र असरदार हैं या नहीं उसके लिए लाख टेस्टिंग कर ली जाए, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि उनकी परख जो है वो युद्ध भूमि में हो, उनकी परख कॉम्बैट में हो और ऑपरेशन सिंदूर ने उस टेस्टिंग को वैलिडेट कर दिया है। तमाम आंकड़े भी आप देख रहे हैं। योर फर्स्ट कमेंट सर, हम किस तरह से
न सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि दुश्मन को दहलाने की जो क्षमता हमारी बढ़ी है, उसमें कितना बड़ा फर्क देख रहे हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। युद्ध भूमि में तो आपने देख ही ली है अभी, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक माइंडसेट का जो चेंज हुआ है वो बहुत सराहनीय है। एक समय हुआ था मैं चूँकि आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया मुझे मैं डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर था। तो हाँ मैं रिटायर हो गया हूँ। तो एक वो समय था डीआरडीओ में जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे अपने बंद कमरों में, हमारे समझ में जो आता था वो हम करते थे। लेकिन आज के दिन में जो डीआरडीओ के जितने सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे हुए हैं और जो सबके सब फलीभूत हो रहे हैं मैदान पे, वो इस तरह है कि जो आर्मी का जो रिक्वायरमेंट है, वो अपना रिक्वायरमेंट डीआरडीओ को प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आर्मी अपने जो 2-3 उनके सबसे ज़्यादा समझदार उस प्रोजेक्ट के जो जजेस सबसे जो ज़्यादा समझ रखते हैं, उनको कोलैबोरेट करते हैं डीआरडीओ में और उनको जो ब्रॉड एक स्पेसिफिकेशन बनती है, वहाँ से लेके प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन रिव्यू, क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू और उसके बाद जो बेंच मॉडल बनता है, प्रोटोटाइप्स बनते हैं और जो जो सीरियल प्रोडक्शन जो शुरू होते हैं, इन सबों में एक लगातार उनकी भूमिका रहती है। यहाँ तक कि जब इसको हम ट्रायल के लिए जाते हैं फ्रंट्स पे, वहाँ पे भी ये लोग सारे इसका परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ, ये 100% सारी जो रिक्वायरमेंट्स थे वो ले रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको फिर वो लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन में डाल के इसको अपने सेना में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं सेना के, जो कि अभी इमीडिएट फर्स्ट हैंड में अगर नहीं चाहिए होता है, तो उसको हम उस वेपन के मार्क 2 में लेके चलते हैं और जो वेपन चल रहा है अभी, जो जो अभी अगर उसके सारे रिक्वायरमेंट्स अगर वो अगर अगर मीट कर पा रहे हैं, तो फिर उसको वो एज़ अ मार्क 1 वो लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आपके पास में है, सबसे बड़ा जो हमारा आज की उपलब्धि है एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट। तेजस एयरक्राफ्ट मैं भी उसके एक सिस्टम में इन्वॉल्व था डिज़ाइन डेवलपमेंट में। तो जब 2012 में जब तत्कालीन सरकार ने कहा था कि नहीं ये सेना को नहीं जाएगी, ये वायुसेना को नहीं जाएगी, तो हम सबों के जो थे वो कहते हैं ना कि ड्रूपिंग शोल्डर्स हम सबों के हो लिए थे। लेकिन जब नई सरकार आई उन्होंने पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या जो बाधाएँ आ रही हैं उसको अ, यू उसको उसको उसके ऊपर में काबू पाया जा सकता है? उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है? आंसर था हाँ। और फिर उसके बाद इस सरकार ने वो सारी बाधाएँ दूर करने के लिए जो भी एक्सपर्टीज़, जो भी इन आप देख रहे हैं आज के दिन में एलसीए मार्क 1, एलसीए मार्क 1 ए ये ऑलरेडी फ्लाई कर रही है और एलसीए मार्क 2 जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये एक मैंने सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल दिया। बिल्कुल। अब आज के दिन में जो आप देख रहे हैं कि वेपन सिस्टम में, एक वो 2013-14 को देख लीजिए, हमारे जो एक्सपोर्ट थे लगभग 1000 करोड़ थे। आज के दिन में देख लीजिए लगभग हम ऑलरेडी 35,000 करोड़ के आस-पास में पहुँच चुके हैं। तो ये जो जंप देख रहे हैं, ये भी अभी बहुत कम देख रहे हैं आप। एक अगर एलसीए का स्क्वाड्रन अगर किसी ने खरीदा, तो देख लीजिए कितनी बड़ी आपकी वो जो जो सेल्स है वो बिक जाएगी। बिल्कुल। ब्रह्मोस आपने ले लिया है एक एग्ज़ाम्पल और जितने रेंज ऑफ जो मिसाइल्स बने हुए हैं, ये तो आपके लिए अप्रतिम एक एक रिक्वायरमेंट एक अस्त्र है जो आपके पास में है और आने वाले दिनों में जो जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो अप्रतिम होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर वाकई। सकते। और आपने बड़ी अच्छी बात कही झा सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये फर्क माइंडसेट का है, हमारे एग्रेशन का है, हमारी रीजनिंग का भी है। हमने हमने हर स्तर पर देखा कि हमें कहाँ क्रिटिकल भी होना है, हमें कहाँ सुधार की भी आवश्यकता है। और मैं थोड़ा और भी सुधारों की ओर जाऊंगा क्योंकि सर आपका तजुर्बा जो है वो रिकमेंडेशंस भी जरूरी है इस क्षेत्र में कि और क्या हो सकता है। इन सब के बीच में सनत सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जिस एक शब्द ने बार बार ध्यान खींचा वो थे ड्रोन्स। किस तरह से ये टेक्नोलॉजी आज रेलेवेंट हो गई है और बताइए कि किस कदर काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे बड़ी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले तो एक भी जवान का पैर, जो बूट्स ऑन ग्राउंड अंग्रेजी में बोलते हैं,
वो बिल्कुल नहीं हुआ, सारा वायु से हुआ है। और इसमें ड्रोन ड्रोन जो आजकल है अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी इसमें कोई पायलट नहीं होता है जो बैठता है, उसका यूज जितना ज्यादा हुआ है उसकी बहुत तारीफ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक युद्ध जो था वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था इंडिया का, कि कितनी हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई है, हम कहां कहां पहुंच गए हैं। ड्रोन का दोनों चीजें हैं ड्रोन में, ड्रोन का अटैक और ड्रोन से हमने जो यानी टेक्नोलॉजी से, ड्रोन तो नहीं आता उसमें, जैसे आकाश तीर का बात है कि कितना हमने उसको नॉकआउट किया, जो हमारे पास आ रहे थे, जिनको हमने जो कहलाता है डोम, यानी सबको किस तरह रोका है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की बात है, जो उसके ऊपर हमें बहुत गर्व लेना चाहिए कि किस तरह हमने ये सबको, सारी दुनिया को दिखाया कि एक भी ड्रोन बाहर का जो आया है हिंदुस्तान के अंदर, उसको हमने, इन भारत के अंदर जो आया उसको हमने सबको रोका। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें तरह तरह के ड्रोन्स को हमने यूज किया, और उनके नाम मैं ले सकता हूं, जैसे कि कई कई तरह के ड्रोन हैं, जैसे कि एक है हारपॉल, दूसरा है वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो काजी कामी ड्रोन जो कहलाता है, जो कि ड्रोन जाके अपने आप वहाँ ब्लास्ट कर देता है, अपने आप मर जाता है। या स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, वो हर एक के अलग अलग रोल्स थे। टाटा का एक है ASL-50, फिर नागास्त्र है, वो भी यहाँ का है, है, है नेत्र है, ज्यादातर सबका बहुत अच्छी तरह काम हुआ। और पाकिस्तान के जो ड्रोन थे, जैसे कि एक टर्की का बैरक्तर, और एक और उनका है, जो भी थे जो आए उनको हम आपके नेटवर्क लोग। में कुछ समस्या आ रही है, हम इसे ठीक करेंगे। उसके लिए हम इस वक्त जरा अग्निश्वर आपके पास आना चाहेंगे। जरा बताइए, पूरा इकोसिस्टम डिफेंस का, खासतौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी का, कैसे इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है? क्योंकि पिछली दफा जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने भी फंड रेज किया था, और आपने मतलब इतना एक्साइटेड थे आप इस पूरे क्षेत्र को लेकर, और तब तो ये सारी चीजें जो थी, इस तरह की स्थितियां नहीं थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में, इस पूरे क्षेत्र में, हमारे डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टर इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ रहा है? क्या देख रहे हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है? जी, थैंक यू। फर्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद कि ये शो को इनवाइट करने के लिए। और आप बहुत अच्छे से कहा कि ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया ये सेक्टर में, क्योंकि ड्रोन्स हमेशा इट वाज ऑलवेज टाउटेड कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। मगर अभी क्या हो गया कि ड्रोन्स अभी नॉट फ्यूचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, बट इट हैज बिकम प्रेजेंट ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर। आपको लाइक मालूम है कि और ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने 2021 में फर्स्ट पहला एक ड्रोन रूल्स को लिबरलाइज किया, और ड्रोन रूल्स 2021 को लॉन्च किया। और उसके बाद ऑलमोस्ट 400 स्टार्टअप्स ड्रोन्स में आ गया, और नॉट जस्ट सर्वाइविंग बट ऑल ऑफ अस आर थ्राइविंग। 2022 में प्रधानमंत्री जी ने गरुड़ा का 100 ड्रोन्स 100 गांवों में लॉन्च किया, किसान ड्रोन यात्रा। और इतना ज्यादा स्कीम्स ड्रोन्स के लिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ड्रोन शक्ति स्कीम, और ड्रोन सब्सिडी स्कीम, SMAM सब्सिडी स्कीम, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये 400 कंपनीज ने आज का रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कि हमने इतना प्रोनेस बन गया, और इतना स्ट्रांग है कि सेक्टर में, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी और फॉरेन पार्टनरशिप्स भी, इतना ज्यादा कंपनी यहाँ आ रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जॉइंट JV से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज ड्यू टू, फर्स्ट foremost salute to our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी। और आपका दूसरा सवाल कि ये सेक्टर कितना हॉट हो गया, कि इन्वेस्टर्स और दलाल स्ट्रीट में भी, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट्स में भी ड्रोन्स और डिफेंस स्टार्टअप्स में ज्यादा लॉट मोर इम्पोर्टेंस इज बीन गिवन। क्योंकि
हर लाइक आर थ्री फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भी ये एक बहुत अलग इनोवेशन है कि ऑल थ्री सर्विसेज आर रिक्वायरिंग द ड्रोन्स। ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं और सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं, मगर ऑल थ्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, हर यूनिट in terms of war is capable of utilizing these drones। और गरुड़ा एरोस्पेस ने पिछले लास्ट 2 साल में ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और ऑलमोस्ट 10 ड्रोन्स प्योरली ओनली फॉर डिफेंस सेक्टर हमने बनाया, लॉट ऑफ इट विथ जॉइंट पार्टनरशिप्स भी। और हमें सर्टिफिकेशंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एनहांसमेंट्स के लिए टाटा एलेक्सी और HAL बेमेल के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप भी डाला। ऑलमोस्ट 2 years का वर्क इज नाउ पेइंग डिविडेंड्स फॉर बोथ गरुड़ा एरोस्पेस एज वेल एज फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। बड़ी बात आपने कही कि किस तरह से जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो, उनको भी एक तरह का कॉन्फिडेंस, उनको भी एक तरह से उनकी रफ्तार बढ़ाने में किस तरह से सरकार मदद कर रही है और सरकार कितना विजन के साथ सोच रही है। झा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम जिन चीजों में अच्छे हैं वो तो दुनिया ने देख लिया, अब कहां सुधार होना चाहिए, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? देखिए, ड्रोन्स की जो भी बात कर रहे थे, सिविल एप्लीकेशंस के लिए जो हैं उसके रोल लगभग फिक्स्ड हैं, उसमें थोड़ी सी कमोबेश जो इम्प्रूवमेंट है होती रहेगी। लेकिन जो वॉर फ्रंट पे आप ड्रोन देख रहे हैं, हमने ड्रोन का एक्चुअल जो जो कॉम्बैट रोल है ये देखना शुरू किया था काफी पहले। लेकिन इसमें एक आमूल परिवर्तन आया था जब ये यूज होने लगा यूक्रेन वॉर में। और तब से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कल के दिन में एक ड्रोन देखा है जिसने ऐसा काम किया हुआ है, तो आज के दिन में जो दूसरा ड्रोन है वो उसमें एक वैल्यू एडिशन लेके जा रहा है। तो ड्रोन एक वो समय था जबकि सिर्फ वो एक एक वॉरहेड लेके जाता था, गिराता था या अपने आप को वहां पे ध्वस्त कर लेता था, जिसको कि कामिकाज़ी बोलते हैं, सुसाइडल। तो उस रोल से बहुत आगे बढ़ा है। और पहले वाला जो ड्रोन था उसको उसको हम लोग मैन्यूवर करते थे, ड्रोन को चलाते थे। आज के दिन में जो ड्रोन है उसमें चिप्स लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स फिट हैं, आप उसको शुरू कीजिए, वो वहीं जाके गिरेगा जो आपने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इसको स्वचालित नहीं किया जाता, उसको आपको मैन्यूवर नहीं करना पड़ता है। तो हो सकता है कि उसमें से एक आध कहीं रास्ते में गिर जाए, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, चिपसेट में जितना प्रोग्राम है उतना ही लेके जाएगा। लेकिन ज्यादातर जब आप स्वॉर्म ऑफ ड्रोन भेजते हैं जिसमें कि 50-100 इतने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 10-15 उनका कहीं गिर भी गया तो बाकी सारे ड्रोन जो हैं वो निर्धारित स्थान पे जाते हैं। तो इसमें हमें डिफेंस सर्विसेज को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, क्योंकि हमारा एक डीआरडीओ के सिस्टम था D4। वो D4 ने ड्रोन को काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है। जो अभी स्वॉर्म जो आए हुए हैं इसको काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है। लेकिन याद रहे, इसमें अगर आप जैम करना चाहते हैं ड्रोन को, तो वो ड्रोन जिसमें चिप सेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट फीड किया हुआ है, उसको आप जैम नहीं कर सकते हैं। वो वहीं जाके गिरेगा जहां इसको गिरना है। दूसरा कि ड्रोन आज के दिन में जो है, एक तो जो जो हमने कहा कि उसमें चिपसेट डाल के आपने भेजा हुआ है। एक TB2 जो ड्रोन था इसका टर्की का, इसने अजरबैजान को दिया था, जिसने तबाही मचा दी थी नागोर्नो कराबाख के ऊपर में। उसने इतने सारे टैंक को बर्बाद किए थे आर्मेनिया के कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये पूरे इतिहास में एकदम एक न्यू राइटिंग दिया था उसने। तो तभी से सारे देश ने ये अपने आप को संभाला कि उनका टैंक तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि उनका एयर स्पेस सुरक्षित नहीं होगा। और ये बाख्तियार 2 जो ड्रोन था, ये बहुत स्लो स्पीड में जाती है। स्पीड उसकी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास में है। इसके अंदर में रेडार लगी हुई, इसमें मिसाइल्स लगे हुए हैं, और उसको कहीं बैक साइड से, मतलब उसको रिमोटली उसको चालित किया जाता है। जहां पे मिलती है टैंक की प्रेजेंस, उसको फिर निशाना लगा के उस टैंक को वहीं पे उसी के गड्ढे में ध्वस्त कर दिया जाता था।
तो ये जो चीज़ हमने देखी है, ये बख्तियार 2, ये भारतीय स्पेस के अंदर भी, पाकिस्तानी एयर स्पेस में भी, वो कहीं पे भी 10 किलोमीटर तक आना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे पास में, जैसे अभी आप ने बताया कि जैसे आकाश तीर है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये 30 किलोमीटर तक एकदम अचूक हैं। और ये आकाश मिसाइल जो है, जो डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हुए हैं, इसमें ईसीसीएम है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, मतलब अगर कोई एडवांस एयरक्राफ्ट इसको जाम करना चाहे, इस आकाश सिस्टम को जाम करना चाहे, तो नहीं कर सकता है। जिस पे लॉक हुई बिल्कुल उसका सही मरना कहा तय आपने। है। और हमने जो अपग्रेडेशन का काम किया है इतनी तेजी से, वो बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी चीजें हुई हैं। हम मेड इन इंडिया हथियार भी बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और पूरी तरह से इस पूरे इकोसिस्टम को मजबूती दिख रही है। सनत सर, आपके क्या सुझाव हैं? आपको चैलेंजेस, कोर चैलेंजेस क्या नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये आ रहा है, जो हमने अचीव किया है वो, जो काउंटर ड्रोन का जो कहलाता है, जैसे जी ड्रोन का तो वॉरफेयर अब आ ही गया है, सब जगह आ गया है, सबको पता है, और हमारे बन रहे हैं, भारत में अच्छे अच्छे बन रहे हैं ड्रोन्स, और प्राइवेट सेक्टर बना रही है। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो डिफेंस को सप्लाई कर रहे हैं, म्यूनिशन तरह है। बट अब से सबसे बड़ी जो की बात है, आकाश तीर जो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया, उससे इसका कोऑर्डिनेशन रहा है सैटेलाइट से, इसका कोऑर्डिनेशन रहा है नेविक, हमारी सैटेलाइट जैसे है, या कार्टोसैट सैटेलाइट है, जैसे जी सैट सैटेलाइट है, इनसे कोऑर्डिनेट करके सारा उन्होंने पूरा अंदाज किया है। और एक और इससे बड़ी चीज हुई है, वो ये है कि अब हमें जीपीएस, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स का है, उस पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास अपने सैटेलाइट्स हैं, जो नेविक है वो जीपीएस, जिसमें 28 या 30 के ऊपर सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास उतनी नहीं है। हमारे पास रीजनल सिस्टम है, पर हमें जीपीएस या और किसी फॉरेन कंट्री की नेविगेशन सिस्टम पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम अपना करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इसका बड़ा क्लियर ये है कि जिसकी सैटेलाइट्स हैं, जिसकी नेविगेशन सिस्टम है, जिसका जीपीएस है, उनके पास चाबी भी है। जिस टाइम चाहें वो उस चाबी को उस एरिया में, जैसे इंडिया है या पाकिस्तान है, उसमें बंद कर सकते हैं। तो यानी आपको जो सैटेलाइट से आपको जो एडवांटेज आता है इन प्रिसिशन बॉम्बिंग और होल्डिंग, डिस्ट्रॉइंग, जो हम आयरन डोम कहते हैं, जिसको डोम बना के हम सारी सैटेलाइट को हमने तबाह कर दिया जितनी भी आए, वो उसमें हमें बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और एक टेक्नोलॉजी की जरूरत यह है कि सैटेलाइट से चाहिए। सब सैटेलाइट हमारी अपनी है, इस बार हम किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, हम जीपीएस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे नहीं डेवलप कर रहे हैं, और क्योंकि ये हमारी बहुत अपनी बहुत है जरूरी है कि शायद इन सारे पहलुओं को भी देखना होगा। मेरे पास समय कम है, अग्निश्वर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फ्यूचर आउटलुक क्या देख रहे हैं? मतलब ये पूरा क्षेत्र आपको कैसा नजर आ रहा है और किस तरह का पेनिट्रेशन आपको दिख रहा है? अग्निश्वर, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। सॉरी जी, 100% फ्यूचर बहुत चेंज होगा, क्योंकि पास्ट में हमने क्या देखा कि सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन्स और ड्रोन्स में वेरी यूनिलैटरल और यूनिडायमेंशनल का कैपेसिटी का ड्रोन हमने देखा। मगर अभी आर्मी का और नेवी और एयरफोर्स का क्या रिक्वायरमेंट्स है कि लॉन्चरिंग म्यूनिशंस, drone that can drop payloads की 51 मिलीमीटर 81 मिलीमीटर मोटर और मल्टी मोड ग्रेनेड ड्रॉप करने का कैपेसिटी का ड्रोन्स, और स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज 100-200 ड्रोन साइमल्टेनियसली अटैक करने के लिए, और लॉजिस्टिक ड्रोन्स की सप्लाईज हमारे जवान्स को, कोई मेडिकल सप्लाईज को हाई एल्टीट्यूड एरियाज में और आइसोलेटेड एरियाज में डिलीवर करना, और ज्यादा ड्रोन्स, इवन फायर फाइटिंग ड्रोन्स, ड्रोन फॉर टेदर ड्रोन, केबल, हाई ऑप्टिक फाइबर केबल के कनेक्शंस में एक पोस्ट को 360 डिग्री सर्वेलेंस करने के लिए। क्यों डिमांड बहुत ज्यादा हो गया और कंपनीज का ज्यादा काम है, क्योंकि अभी प्रोक्योरमेंट का मौसम है। और क्या अभी हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया का ज्यादा इनपुट्स है, मगर उनको भी बताया गया है कि
कैपेसिटी इंडिया में ज्यादा है और बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स, टैलेंटेड स्टार्टअप्स वाकई। और यही ये यही सेक्टर में काम कर यही रहे हैं। बहुत सो बड़ा बहुत फर्क जो एक्साइटिंग है टाइम्स। वो पूरे क्षेत्र में हमें नजर आ रहा है। मेरे पास समय कम है, लेकिन डिफेंस का क्षेत्र ऐसा है कि इस पे चर्चा कई बार हो सकती है, लगातार हो सकती है, लेकिन अच्छी चर्चा रही, इंफॉर्मेटिव चर्चा रही। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अग्निश्वर आपका, इसके साथ ही सनत सर आपके भी इनसाइट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। वीएन झा सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी को आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहते हैं कि भारत का डिफेंस क्षेत्र इसी तरह से ऊर्जावान बना रहे, लगातार अपग्रेड होता रहे, जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सके। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।